दोस्तों, चंद्रयान 3 के लॉन्च के कुछ ही दिन बाद यानी कि 17 जुलाई को एक मिस्टीरियस न्यूज काफी तेजी से फैलती है कि ऑस्ट्रेलिया के बीच पर एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट मिला है जो कि सिलेंड्रिकल शेप का है। और ऐसा नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट आसमान से आकर उस बीच पर गिरा है, वो समुद्र के बहते भाव के साथ ऑस्ट्रेलिया के ग्रीन हेड बीच पर आ टपका और ये बीच ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न पार्ट में मौजूद है। तो जैसे ही ये ऑब्जेक्ट वहाँ के लोकलाइट्स ने देखा तो वो इस ऑब्जेक्ट को देखकर हैरान रह गए, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट 2.5 मीटर लॉन्ग और 2.5 to 3 मीटर वाइड था और ये कॉपर कलर का सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट था जो कि पूरा डैमेज था और बर्नेकल्स से कवर था। और ये बर्नेकल्स और कुछ नहीं, सी ऑर्गेनिज्म है, लॉबस्टर और क्रैब की तरह। तो इस ऑब्जेक्ट को देखते ही वहाँ के लोकलाइट्स ने पुलिस को रिपोर्ट करा और फिर पुलिस आई और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। और फिर ऑस्ट्रेलिया की स्पेस एजेंसी ASA ने उस दिन ट्वीट कर बताया कि ये ऑब्जेक्ट जो ग्रीन हेड बीच पर मिला है वो एक स्पेस डिब्रीज है जो कि किसी फॉरेन स्पेस व्हीकल का है। और जैसे ही ये न्यूज वायरल हुई तो कई लोगों को लगा कि ये चंद्रयान 3 की डिब्रीज है। और ऐसे होता भी क्यों ना, क्योंकि चंद्रयान 3 को उससे 3 दिन पहले ही लॉन्च किया गया था, जिसको लेकर पूरी दुनिया एक्साइटेड थी। पर बाद में इसरो ने क्लियर कर दिया कि ये चंद्रयान 3 की डिब्रीज नहीं है, पर उन्होंने डिनाई नहीं किया कि वो इसरो के किसी रॉकेट का पार्ट है या फिर नहीं। और जैसे कि हमें पता है कि दुनिया में अनेकों मुंह है और हर एक मुंह अलग अलग बातें बोलता है, तो इस पर कई लोगों ने तो इस डिब्रीज को किसी एलियंस की स्पेसशिप का पार्ट बताया और कई इसे मिसिंग मलेशियन फ्लाइट MH370 का पार्ट बोलने लगे और कई इसे टाइम कैप्सूल के साथ भी जोड़ने लगे। पर फिर 31 जुलाई को ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को कंक्लूड किया और उन्होंने कहा कि ये मिसिंग ऑब्जेक्ट किसी पोलर सैटेलाइट व्हीकल का पार्ट है जो कि लगभग इसरो के PSLV लॉन्चिंग व्हीकल के पार्ट की तरह दिखता है, जिसे इसरो अपनी स्मॉल सैटेलाइट को स्पेस में भेजने के लिए यूज करता है। और वो पार्ट PSLV के 3rd स्टेज का रॉकेट है। और आपको बता दें कि जब कभी भी किसी स्पेस मिशन को इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाता है तो ऑर्बिटर को ऑर्बिट कराने के लिए अलग अलग ऑर्बिट के लिए अलग अलग डायरेक्शन में रॉकेट को लॉन्च किया जाता है। और जिस प्रकार हमारे लगभग सभी हैवी रॉकेट सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किए जाते हैं और हर एक रॉकेट लॉन्च इक्वेटर की तरफ होता है, तो ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के इक्वेटर के पास होने के कारण हमारी लगभग सभी रॉकेट्स ऑस्ट्रेलिया के ऊपर से फ्लाई करते हैं। और तो और हमारे चंद्रयान 3 मिशन में भी रॉकेट ऑस्ट्रेलिया के ऊपर से ही फ्लाई करा था, जिस करके दोनों देशों की स्पेस एजेंसी इसरो और ASA आपस में कोऑर्डिनेशन बनाए रखती है ताकि पता लगाया जा सके कि रॉकेट अपने पाथ से कहीं भटक तो नहीं गया। क्योंकि अगर रॉकेट हाई एल्टीट्यूड की जगह लो एल्टीट्यूड पर उड़ेगा तो उससे वहां के एरिया में जान माल का खतरा बन सकता है। और चंद्रयान 3 को इंडिया ने अपने GSLV लॉन्चर व्हीकल से लॉन्च करा था। तो दोस्तों, दरअसल इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम इसरो के नाम से जानते हैं, ये अपने स्पेस मिशन के लिए 2 तरह के रॉकेट को यूज करती है, जिसमें पहला लॉन्चर व्हीकल है PSLV और दूसरा लॉन्चर व्हीकल है GSLV। तो दोस्तों, PSLV एक 4 स्टेजर रॉकेट है जिसका फर्स्ट स्टेज होता है सॉलिड फ्यूल, सेकंड स्टेज होता है लिक्विड फ्यूल और फिर थर्ड स्टेज होता है सॉलिड फ्यूल और आखिरी स्टेज मतलब कि 4th स्टेज होता है लिक्विड फ्यूल। और ये PSLV एक लाइट लिफ्ट लॉन्चर व्हीकल है जिसका हाईएस्ट सक्सेस रेट है। पर इसकी एक कमी है कि ये सिर्फ 1800 kg तक के पेलोड के लिए ही यूज किया जाता है और ये GSLV से काफी मैच्योर रॉकेट भी है। और दूसरी तरफ GSLV लॉन्चर व्हीकल के 3 स्टेज होते हैं, जिसमें पहला स्टेज होता है S200 बूस्टर, जिसे हम बूस्टर रॉकेट के नाम से भी जानते हैं। और फिर दूसरा स्टेज होता है L110, जिसे हम लिक्विड इंजन के नाम से जानते हैं। और फिर इसका आखिरी स्टेज होता है क्रायोजेनिक इंजन। और ये GSLV लॉन्चर व्हीकल अपने साथ लगभग 4000 किलो तक का पेलोड ले जा सकता है। और इसके इसी लोडिंग कैपेसिटी के कारण साइंटिस्ट इस लॉन्चर व्हीकल को प्यार से बाहुबली रॉकेट भी कहते हैं।
तो चलो मेन टॉपिक पर आते हैं। तो जैसे ही अमेरिकन स्पेस एजेंसी ने कहा कि वो ऑब्जेक्ट PSLV के थर्ड स्टेज का पार्ट है, तो इस पर इसरो ने कहा कि भले ही PSLV में 4 पार्ट होते हैं, पर उसमें से पहले 3 स्टेज के रॉकेट इंडियन ओशन में ही आकर गिरते हैं, और अगर डेब्रिज कभी सेफ रहती है और कुछ ज्यादा खराब नहीं होती तो उसे रीयूज भी किया जाता है, और अगर वो यूज करने लायक नहीं बचती तो उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। और जैसे ही इसरो ने कहा कि थर्ड स्टेज का रॉकेट इंडियन ओशन में ही गिरता है, तो फिर में भी शायद हो सकता है कि वो रॉकेट गलती से तैरते तैरते इंडियन ओशन से ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा पहुंचा। तो अब बात आती है कि क्या ऑस्ट्रेलिया वो पार्ट इंडिया को वापस कर देगा या फिर इंडिया उस पार्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया से रिक्वेस्ट करेगी। तो दोस्तों, यूनाइटेड नेशन के द्वारा 5 स्पेस ट्रीटीज डिसाइड की गई है, जिसे हर एक कंट्रीज फॉलो करती है। तो इस केस में भी उन्हीं ट्रीटीज को फॉलो किया जाएगा। तो उन 5 ट्रीटीज में पहली ट्रीटी है द आउटर स्पेस ट्रीटी ऑफ 1967, दूसरी है द रेस्क्यू एग्रीमेंट ऑफ 1968, थर्ड वन इज द लायबिलिटी कन्वेंशन ऑफ 1972, नंबर 4 इज द रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन ऑफ 1976, एंड फिफ्थ वन लास्ट वन इज द मून एग्रीमेंट ऑफ 1979। तो दोस्तों, इन 5 ट्रीटीज में से यहाँ पर दूसरे नंबर और तीसरे नंबर की ट्रीटीज फिट बैठेगी। तो जो दूसरी ट्रीटी थी द रेस्क्यू एग्रीमेंट ऑफ 1968, तो इसके अंडर असिस्टेंस, रिटर्निंग ऑफ एस्ट्रोनॉट और स्पेस ऑब्जेक्ट के बारे में बातें करी गई है। और तीसरी ट्रीटी में द लायबिलिटी कन्वेंशन ऑफ 1972 में डैमेज कॉज बाय स्पेस ऑब्जेक्ट आता है। मतलब कि इस केस में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को इन 5 ट्रीटीज के ऊपर ही डिसीजन लेना पड़ेगा कि वो अपने ऑब्जेक्ट को वापस रिट्रीव करना चाहते हैं या फिर उसे वहीं पर छोड़ दिया जाए। और अगर ऑस्ट्रेलिया का कुछ डैमेज होता है तो उस पर भारत को उस डैमेज की भरपाई करनी होगी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।